नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल, उपेंद्र और मुकुंद मित्र रंग की तरफ से आपका फिर स्वागत है। कल हमने पंडित संजीव अभ्यंकर जी से बात की थी, उनसे कुछ संगीत भी सुना था, लेकिन वक्त की पाबंदी के कारण वो पूरा नहीं हो सका। आज हम फिर से पंडित जी से और उनके परिवार से बातें करेंगे, उनसे कुछ अनुभव सुनेंगे, गाने भी सुनेंगे। तो संजीव जी, नमस्ते। नमस्ते। नमस्कार। तो हमारे साथ आज संजीव जी की पत्नी अश्विनी जी है, उनकी दो बेटियां रुचा और रश्मि भी है। चलो हम उनसे बात करेंगे। अश्विनी जी, पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपका और संजीव का विवाह वो किस तरह से हो गया? हेलो एवरीवन, मैं आर्किटेक्ट हूँ और आर्किटेक्ट फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरे पिताजी दादाजी सब आर्किटेक्ट ही थे। और मैंने संगीत सीखा है 17 साल, क्लासिकल म्यूजिक सीखा है संजीव की माँ से। सो मैं स्कूल की उम्र से यहाँ आती थी सीखने के लिए घर में। आई वॉज 13 years old पहली बार आई। मतलब 8th स्टैंडर्ड से मुझ पर नजर रखी हुई थी। या मैं उस पे नजर रख रहा था। यही पूछने वाला था कि किसने नजर रखी थी। बात तो एक ही है, क्योंकि आखिर में दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ गए। अरे ये तो मैं बीच में बोलूंगा उनके, क्योंकि वो सच में योग ही था। मेरी माँ का घर ढूंढते ढूंढते आए, उसकी माँ और वो, और गाना सीखने के लिए। शी वाज इन 8th। तो अश्विनी उस वक्त सोच रहे थे घर नहीं मिले तो अच्छा है, क्यों सीखना है। बहुत बढ़िया। तो घर ही नहीं मिले तो अच्छा है। तो वो वहां से छोड़ के वो इस घर की बन गई। तो इट वाज रियली स्ट्रॉन्ग एक योग ही था। तो अश्विनी जी, आपका प्रोफेशन है, उसके साथ साथ आपने पहले गाना भी सीख लिया है और संजीव जी का इतना व्यस्त उसका टाइमिंग और ये सब पूरा रहता है, तो ये सारी चीजें आप कैसे संभाल पाती है? एक बार मन बना लिया कि ये सब एडजस्ट करना है तो हो जाता है सब एडजस्ट। तो वो पूना में नहीं रहते थे पहले, तो मुझे थोड़ा काम में थोड़ा है। तो लड़कियां भी छोटी थी, सो सिचुएशन ऐसे नहीं थी कि मैं फुल फ्लेश काम कर पाऊँ। लेकिन जैसे जैसे लड़कियां बड़ी हुई और इनका ट्रैवल का टाइप ही चेंज हो गया, क्योंकि अभी एयर ट्रैवल बढ़ गया है तो घर में ज्यादा रहते हैं, वो ट्रैवल टाइम कम हो गया। मतलब हमारी शादी भी थोड़ी जल्दी, मैं आई वाज ओनली 25 years old और शी वाज 21 years old। तो उस वक्त आई एम टॉकिंग अबाउट 1995। तो उस वक्त प्लेन के फेयर बहुत ज्यादा महंगे होते थे। मतलब पूना दिल्ली का उस वक्त का फेयर 10,000 रुपए रहता। तो रेम्यूनरेशन अच्छी मिलती थी, लेकिन वो ट्रेन से जाके बचाना बहुत अट्रैक्टिव था ज्यादा। सही। मतलब वो दो जर्नी जो थी, उसमें वो पैसा बर्बाद करने से अच्छा वो अगर डिफरेंस जो बचाते ना, तो वो आज मल्टीप्लाई होके 25 साल के बाद अच्छी सी अमाउंट बनती ना। उस वक्त प्लेन्स अवॉइड करने का टेम्पटेशन था। सो आई यूज्ड टू ट्रैवल लाइक 15 दिन घर में बाहर रहता था। सो मैं उसकी जगह पे इसलिए बोल रहा हूँ कि वो अपने, हम लोगों के प्रोफेशन है, हमको हमारी बात खुद के बारे में बोलने की बहुत आदत होती है, उनको नहीं होती। बट दैट टाइम शी यूज्ड टू, वो घर बहुत अच्छा, उसने एक साइड पूरी, मतलब मैं घर में टेक्निकली कुछ भी नहीं करता, सब एवरीथिंग टेक्स अश्विनी टेक्स केयर। एक पूरे हमने मतलब दो पहिए बोलते हैं ना रथ के, एकदम वैसे डिवीजन किए कि मैं कुछ भी नहीं देखूं। मतलब इतना भी नहीं कि मेरी बच्चियां क्या कर रही है मुझे नहीं मालूम और कौन से स्टैंडर्ड में, इतना भी नहीं। वो एक जो घर की साइड है कि घर में क्या हो रहा है, घर के लोगों को भी संभालना, मेरे पेरेंट्स के साथ, मेरे सभी जो कजिन्स है उनके साथ उसका नाता भी कजिन्स के जैसा बना हुआ है। सो सबके जन्मदिन याद रखना, वही मुझे बताते कि मेरा दोस्त का जन्मदिन है, मेरे ये कजिन का जन्मदिन है। सो दैट कंप्लीट एक पूरा एक पहिया जैसा रोल अश्विनी ने हमारे लाइफ में संभाला। और मैं सिर्फ इसलिए इन्वॉल्व हो गया क्योंकि एक दिन उसने मुझे कहा कि तुम सिर्फ मटेरियल चीजें अपने बेटे को दोगे तो तुमको बाद में याद नहीं रखेंगे। उनके पास जब अपना मटेरियल चीजें आ जाएंगी ना, अपनी खुद की मटेरियल चीजें आ जाएंगी, तो उसकी वैल्यू उसको उनको नहीं रहेगी। सो तुमको इतना तो उनके जिंदगी में इन्वॉल्वमेंट रखनी चाहिए कि उनको याद रहे कि बाबा हमारे लाइफ में हमारे एडमिशन के लिए आए थे, हमको छोड़ने के लिए आए थे। तब से मेरा थोड़ा आई ओपनर हो गया
So since that time I made sure कि मैं रुचा के एडमिशन के लिए मैं जाऊंगा, रश्मि के एडमिशन के लिए मैं जाऊंगा, उनके जो भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं तो वहाँ पूरे बेंच पे बैठ के मैंने एडमिशन का प्रोसेस पूरा किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आपने सही टाइम पे आपके ये ध्यान में आ गया और आपने उसको इम्प्लीमेंटेशन किया। तो इम्प्लीमेंटेशन किया, लेकिन उसका क्रेडिट अश्विनी को जाता है 100%। क्योंकि मेरा लाइफ इतना अलग है कि एक बार मैं को मजे की चीज बताता हूँ। मेरा वो एक लोगों को ये समझ में नहीं आता कि हमारा स्किल बेस्ड प्रोफेशन है, मतलब जब जरूरत होगी तब मुझे स्ट्राइक करना है, जब जरूरत नहीं होगी तो मैं सोफा पे पड़ा रहूंगा, सही, कुछ नहीं करूंगा, मैच देखूंगा 3 दिन, कुछ नहीं करूंगा, जब जरूरत होगी तब रियाज करूंगा, जब जरूरत होगी तो परहेज करूंगा। सो ऐसा मेरा ब्रेक वाला था, टाइम चल रहा था और समर में कॉन्सर्ट कम होते तो मैं आराम से लेट के आराम से कुछ टीवी भी देख रहा था सुबह 10:30 तो आशिनी ने कहा ऐसे लेटे ही हो तो उसको छोड़ के क्यों नहीं आते, तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि वो मेरा हर्ट हो गया। मैंने कहा आशिनी हो सकता है कि बीच बीच में मेरे गैप्स हो, लेकिन तुम सिर्फ ऐसा क्यों नहीं मुझे बोलती कि तुम रुचा को छोड़ के आओ। ऐसे ही पड़े हो 4 दिन तो ये सेंटेंस की कोई जरूरत नहीं। सो यू ऑलवेज टेल मी इन एडवांस कि मुझे रुचा को छोड़ना है, तुमको रश्मि को कल सुबह छोड़ना है। मुझे लास्ट मोमेंट का प्लानिंग की आदत ही नहीं, क्योंकि माय प्रोफेशन डिमांड्स एवरीथिंग इन एडवांस। मेरे 4-4 6-6 8-8 महीने प्रोग्राम पहले फिक्स होते हैं बहुत बार, तो मुझे लास्ट मोमेंट आदत नहीं है, मैं तैयार नहीं रहता। सो मैंने उसको कहा कि अश्विनी तुम मुझे बताना कल सुबह तुमको जाना है आज। सो यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइंस देन, और ऐसा कभी भी जिंदगी में बोलना नहीं कि तुम बड़े हो टीवी देख रहे हो तो छोड़ के क्यों नहीं आते। क्योंकि हो सकता है दुनिया मेरा गाना सुनना बंद कर दे 30 साल के बाद और मैं अपना आराम से टीवी देख रहा था, तो ये तो स्किल बेस्ड प्रोफेशन की बात है। उसने मेरे अलग जिंदगी को समझा, उसने अडॉप्ट कर लिया, मुझको कोई भी चीज में पकड़ती नहीं। She doesn't assume कि मैं इसमें रहूंगा, संजीव रहेगा तो रहेगा, क्योंकि all the festivals I am out of town। क्योंकि अभी ऐसी बात हो गई कि दिवाली के वक्त मैं घर में रहूंगा तो इट्स अ प्रॉब्लम, बिकॉज दिवाली कॉन्सर्ट होना चाहिए ना, घर में रह के क्या करूं। बहुत उसका अच्छा क्रेडिट उसको। अब मैं रुचा की तरफ आ रहा हूँ। रुचा आप क्या करती है? सो अभी मैं MIT इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में यूजर एक्सपीरियंस डिजाइन पढ़ रही हूँ, मास्टर्स का कोर्स है। एंड उसके पहले मैं फर्ग्यूसन कॉलेज में BSc इन कंप्यूटर साइंस पढ़ रही थी। तो बचपन से ही मुझे आई वाज इनटू सम फॉर्म ऑफ आर्ट, मतलब आई हैव बीन स्टडीइंग हाउ टू ड्रॉ एंड पेंट सिंस आई वाज इन सीनियर KG, and I guess that part comes from my mother's side. I have also been into singing, मतलब वो भी मैं बचपन से करते आ रही हूँ as a hobby. Wow. तो now I'm and science is also something that I like, maths and computer science. So my course is something that mixes both the computer science part as well and my artistic side as well. So what do you think of your future? What are you going to do about it? So I would like to work as a UX designer itself in a tech company. And जो singing है, मैं I would consider it as my main hobby, because जो drawing painting वाली side है वो अभी मैं career में ही use कर रही हूँ। तो I would like to keep my singing hobby forever with me and do something about it. मतलब मैं खुद के लिए I keep making videos, I post them on my private Instagram and all. कभी कभी Facebook पे भी डालती हूँ and my father shares it and so you get a bigger publicity. Yes. when your father, आपके पिताजी जब घर से निकलते हैं महफिल में जाने के लिए, और तब तो वो आपके पिताजी होते हैं, और जब वो ऊपर जाके बैठते हैं तब वो पिताजी नहीं रहते, वो कलाकार बनते हैं। तो ये डिफरेंस आपने कब महसूस करना शुरू किया? टू बी ऑनेस्ट ऐसा कोई सेपरेशन नहीं है, मतलब इन द हाउस कैसे होता है कि समटाइम्स ही इज सिंगिंग समथिंग एंड एट दैट टाइम ही इज सिंगर संजीव अभ्यंकर, इट्स नॉट दैट ही इज माय फादर। एंड ऊपर जब वो बैठते हैं वो मोस्टली हम आगे आगे के रोज में बैठते हैं ऑडिटोरियम में,
तो वो कभी कभी मेरी तरफ देख के स्माइल करते हैं अगर कोई अच्छी जगह उन्होंने ले लिया एंड मेरे फेस पे स्माइल आ गया तो मतलब आई डोंट नो इफ ही रियली सीज मी इन द ऑडिटोरियम और नॉट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो मुझे देख रहे हैं, तब तब इट्स लाइक माय फादर इज लुकिंग एट मी। तो ऐसा कोई सेपरेशन नहीं होता दिमाग में। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। और रश्मि, हाउ अबाउट यू, व्हाट आर यू डूइंग प्लीज? I am in 11th grade, science student. Okay. Right now in KHS. और मैं अभी फ्यूचर में तो प्रॉब्ली कंप्यूटर साइंस की तरफ कुछ करूंगी, क्योंकि अभी तो मुझे मैथ्स पसंद है, पर ऐसा डेफिनेट नहीं है कि क्या करना है। और अपार्ट फ्रॉम स्टडीज मैंने कथक सीखा है 7 साल, और बैडमिंटन भी खेलती हूँ, वो भी मैंने 7th ग्रेड से सीखते आ रही हूँ मैं अभी बैडमिंटन। और अपार्ट फ्रॉम दिस मैं बाबा की गाने तो सुनती ही हूँ, पर उसके अलावा और ऐसे बहुत सारी लैंग्वेज में भी सुनती हूँ, कोरियन, स्पेनिश, इंग्लिश। ओह वेरी गुड, एक्सीलेंट। मतलब वो समझ में नहीं आता है क्योंकि मुझे वो लैंग्वेजेस नहीं पता, पर वो सुनने में अच्छा लगता है। अभी तो वो मैं म्यूजिक का एक दौर चल रहा है, सभी यंगस्टर्स आर लिसनिंग टू कोरियन म्यूजिक। कोरियन ना, हाँ, अभी कोरियन बहुत का अभी वो अच्छा है, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन अभी सिर्फ कोरियन है क्यों, ऐसा मुझे लग रहा है अभी तो। हाँ, ऐसा कोई नहीं है पर्टिकुलर कोरियन ऐसा डिफरेंट, पर अभी सबको पसंद है। तो एक बात अच्छी हुई कि वो आर्किटेक्ट हैं और आप संगीतकार हैं, आप संगीत करते हैं, दोनों भी शून्य में काम करते हैं, स्वर अवकाश में रहते हैं, और अश्विनी जी जो कुछ भी नहीं है इस भूतल पर, उस पर एक सुंदर इमारत बनाती है। क्या बात है, दोनों बहुत एक साथ जो बात है वो क्रिएशन की है। आप दोनों कुछ ताजमहल क्रिएट करते हैं, और ये मन में पहले क्रिएट होता है, बाद में उसका स्वरूप लोगों के सामने पेश होता है। तो आर्किटेक्ट और संगीत ये दोनों एक ही प्रोफेशन है ना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, दोनों शून्य से बनता है। आपने सही बात कही। आर्किटेक्चर इज कंसिडर्ड टू बी फ्रोजन म्यूजिक। एब्सोल्युटली। और अश्विनी की वजह से मेरी जिंदगी में एक चीज ऐड हो गई, मैं कभी बिल्डिंग की तरफ देखता नहीं था, लेकिन हम जैसे शादी के वक्त से जाने लगे, जब फिक्स हुए तो अश्विनी बोलती थी, अरे वो बिल्डिंग देखी क्या सामने से, कितनी गंदी थी। मैंने कहा मेरा कहाँ ध्यान था, तो मैं यूटर्न करके आता था देखने के लिए कि कौन सी बिल्डिंग के लिए बोल रही है। एंड देन मेरी इंटरेस्ट भी जैसे स्थापत्य में, जैसे अलग अलग मंदिर में पहले गुरुजी के साथ हम सिर्फ भगवान को प्रणाम करने के लिए जाते थे, लेकिन बाद में मैं उसका आर्किटेक्चर देखने के लिए जाता था। उसमें जो एस्थेटिक्स है, संगीत तो एस्थेटिक्स है, आर्किटेक्चर आल्सो इज एन एस्थेटिक्स, वो दोनों के में एक समान धागा है, वो एस्थेटिक्स का है, सौंदर्य। हाँ, तो मैं भी उसके इंटरेस्ट में ऑटोमेटिक मतलब खींच के चला गया। तो हम काफी सारे टेम्पल्स, आर्किटेक्चर, हमारे टूरिंग जो होता है हम दोनों का, उसमें नेचर और आर्किटेक्चर वाला सभी चीजें होती है, एकदम रोम वगैरह से लेके। तो रोम, फ्लोरेंस वगैरह हम इंटरेस्ट से पूरा वो, अश्विनी मुझे थोड़ा समझाती है, लेकिन मुझे आई ऑल्सो एंजॉय ऐसे आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स देखना सब। बहुत बढ़िया। तो रुचा और रश्मि, आपसे मैं एक छोटा सा सवाल करूंगा, कौन से टाइप का म्यूजिक आप पसंद करती हो? मैं पर्सनली क्लासिकल सिर्फ पापा का सुनती हूँ। मतलब आई वुड लाइक टू शेयर समथिंग। तो I had gone to a trek in Manali a few years ago, and on the third highest point that we had stayed in, वो रात को थोड़ा सा डरावना था, मतलब हवाएं चल रही थी एंड बाहर नदी थी एंड पानी का आवाज, एंड मुझे कुत्तों से डर लगता है, तो बाहर हमारे टेंट के बाहर एक कुत्ता घूम रहा था। तो एंड बहुत ठंड थी एंड मुझे नींद ही नहीं आ रही थी कुछ भी करूं। तो आई ट्राइड अ लॉट ऑफ थिंग्स बट कुछ काम ही नहीं कर रहा था। तो एंड में मैंने कान में ईयरफोन्स लगाए और पापा का यमन लगाया एंड कान में लगा के आई लिसन टू द होल थिंग एंड इट वाज लाइक माय फादर वाज नेक्स्ट टू मी एंड इट मेड मी फील मोर पीसफुल एंड उसके बाद मुझे नींद आ गई। तो ऐसा इट्स नॉट जस्ट कि मैं क्लासिकल सुनती, मतलब इट इज माय कनेक्शन टू माय फादर। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस।
Yes. रश्मि, what can you say about it? मेरा भी ऐसा ही है, क्लासिकल में सिर्फ मेरे पापा से सुनती हूँ मैं। और ऐसा जैसे मेरी बहन ने कहा, ट्रैक पे नहीं हुआ पर कभी कभी रात में जब मुझे भी रेस्टलेसनेस होता है तो वो ही लगाती है और फिर मुझे भी अच्छा लगता है। बहुत मतलब रात का हमको ऐसा, हमारा ऐसा होता है कि कभी कभी हम दोनों को नींद नहीं आ रही होती, फिर मैं उसको बोलती हूँ ये राग लगाओ क्या, फिर वो बोलती है हाँ लगाओ ना, फिर मैं ऐसे बीच में रख के हम दोनों राग सुनते हैं एंड सो जाते हैं। सो नाइस, सो नाइस। तो अच्छा हो गया कि आज अश्विनी जी, रश्मि और रुचा हमारे साथ आ गए। आपने अपना समय बिताया हमारे साथ। आप तीनों का मैं मित्ररंग अपने चैनल की तरफ से और मेरे दोस्त उपेंद्र और मुकुंद की तरफ से और बाकी सारे हमारे प्रेक्षकों की तरफ से आपका धन्यवाद कहना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। धन्यवाद। संजीव जी, एक बात आपसे पूछनी थी। आप पूरी जीवन में अभिजात संगीत में उसके माहौल में ही रहे, लेकिन आपने उसके साथ एक बहुत बड़ा माहौल निर्माण किया, वो था भक्ति संगीत का। जी। भक्ति संगीत महाराष्ट्र में बहुत से ज्यादा लोग सुनते हैं। ऐसा नहीं है, पूरे भारत में भक्ति संगीत का एक अपना अलग एक माहौल है, उसकी एक अलग जगह है और पूरे उत्तर से दक्षिण तक सब लोग भक्ति संगीत में गाते हैं। आपने भक्ति संगीत में बहुत कुछ किया है। आपने रचनाएं की है, उनका रिकॉर्डिंग किया है, आपके भक्ति संगीत के बहुत सारे एल्बम्स भी निकले हैं और सोशल मीडिया, यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया पे तो आपके बहुत सारे भक्ति संगीत है। तो वो आपको भक्ति संगीत ने आपको कैसे पकड़ लिया? उसके मतलब सिंपल एक उसके कारण है कि एक तो शास्त्रीय संगीत के साथ महफिल में भी भक्ति संगीत एक बहुत ही सहज तरीके से जुड़ जाता है। मतलब वो कभी भी एक अलग कोई जोड़ नहीं लगता है, क्योंकि भक्ति संगीत जिस प्रकार से क्लासिकल प्लेटफॉर्म पे गाया जाता है उसमें एक एक्सटेंशन ऑफ क्लासिकल बोलने के जैसा वो आ सकता है। भक्ति रस वाला एलिमेंट लेके आने वाला एक छोटा ख्याल, इस तरह से अप्रोच रख के भी उसको गाया जा सकता है। तो इसलिए जब से मैंने होश संभाला, जिसको बोलते हैं, मुझे थोड़ी सी अकल आने लगी कि क्या गाना चाहिए, क्या क्या स्टेज पे होता है, तब से मैं देख रहा था कि पंडित भीमसेन जी वो अपने महफिल में उसका जो एंड है उसमें 2-3 अभंग लेते हैं। पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी, उनके ख्याल के प्रोग्राम में एंड में कुछ ना कुछ भक्ति संगीत होता है। मेरे गुरुजी काफी हद तक ऑलमोस्ट लाइक प्योर ख्याल के महफिलें करते थे, क्योंकि वो तो, और कभी कभार मतलब जो भैरवी का एक आध भजन ले लिया, इतना ही करते उस वक्त। मतलब बाद में उन्होंने वो संस्कृत का वर्ग जब शुरू किया तो हर महफिल में लेने लगे ओम नमो भगवते गोविंद नाम, लेकिन तब तक ज्यादा करके वो ख्याल ओरिएंटेड डोमिनेटेड महफिल गाते। लेकिन ये सब बड़े दिग्गज लोग मैं देखता था कि ये तो एक वो दिमाग में बैठा हुआ था कि भक्ति संगीत क्लासिकल की महफिल का एक अविभाज्य अंग जैसा हो सकता है। मतलब वो कोई जर्क नहीं उसमें कि ये हो गया अब वो हो गया, ऐसा क्यों करने की जरूरत नहीं, इन अ फ्लो इट कैन फिट। तो इसलिए मेरे लिए वो सहज बात थी गाना, अभंग या मराठी अभंग, हिंदी भजन तो मैं गुरुजी को गाते देख ही रहा था, और मराठी अभंग में इतने बड़े बड़े कलाकारों को, मैंने जैसे बोला कि भीमसेन जी और ये सब अपने महफिल का एक हिस्सा ही बन चुके थे वो। तो नेचुरली एक जो मॉड्यूल था मेरे दिमाग में कि एक हार्डकोर लोगों के लिए जिनको क्लासिकल का शौक है, वो एक जो भी एक वर्ग है कि जो ख्याल ही पसंद करते हैं, हमको तो यमन ही सुनना है हमको, उनके लिए, और एक उसका एंड में जो कॉमन लिसनर्स है, जो आपका पहले यमन भी सुन चुके हैं, आपका मालकोंस भी सुन चुके हैं, लेकिन वो ज्यादा रिलेट करते कि कुछ शब्द प्रधान भी कुछ चीजें आ जाए, तो उनके लिए मेरे विचार में भजन जो है, भक्ति, वो एकदम ऑटोमेटिक महफिल का एक पार्ट बनने वाला था। लेकिन मैंने सोचा, जबकि पहले 10 साल मेरे करियर की पूरे 1989 में मैंने पहली दफा सवाई में गाया,
मेरा एल्बम निकला, मैं 20 साल का था, HMV ने मुझे रिकॉर्ड किया 91 में। लेकिन वो 10 साल में सिर्फ प्योर ख्याल की महफिलें करता था पूरी दुनिया भर। मैंने उस वक्त उस उम्र में भी 150 से ज्यादा शहरों में गाया था, प्योर ख्याल की महफिलें स्टार्ट टू फिनिश, जैसे किशोरी दया मोनकर जी और मेरे गुरु जी ज्यादा करके करते थे। और फिर लोग मुझे पूछने लगे कि आप महाराष्ट्रियन हो तो अभंग क्यों नहीं गाते, मतलब मराठी में पूछते थे यहाँ पे कि अभंग गा, कुछ तो आपके महफिल में होना चाहिए, हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो फिर मैंने ठान ली कि मैं जो भी भक्ति गाऊंगा वो मेरे लिए बनी होगी या मैंने बनाई होगी। अच्छा। तो उसके लिए मैंने 2 आदर्श माने, जैसे भीमसेन जी की सभी पॉपुलर रचनाएं हैं, उसकी धुन बनाई थी अलग अलग लोगों ने, रामभाव पाठक जी थे, श्रीनिवास खरी जी ने। तो मैंने केदार पंडित को कहा, मेरे दोस्त और बहुत ही गुणी और प्रतिभावान संगीतकार, उस वक्त भी वो काफी सारा काम मुंबई के फिल्म वो जगत में करते थे, तबला बजाते थे, संगीत भी देते थे। मैंने कहा केदार, जैसे भीमसेन जी के लिए रचनाएं बनी वैसे मेरे लिए तुम रचनाएं बनाओ। तो फिर ऐसे हमारे स्ट्रेटेजी रखी कि मैं नॉस्टैल्जिक गाने नहीं गाऊंगा, मतलब किसी ने पॉपुलर किए हुए गाने में नहीं गाऊंगा। और तब तक मेरा एक भी ऐसा पॉइंट आया था कि मैं क्लासिकल की रचनाएं भी, मेरे गुरुजी की जो पॉपुलर की हुई रचनाएं मैं नहीं गाऊंगा। मैं अपना ब्रांडेड जो मेरा जो कॉन्सर्ट मटेरियल होगा वो संजीव अभ्यंकर का बनाया होगा या तो संजीव अभ्यंकर के लिए बनाया होगा, वो पहले किसी ने पॉपुलर किया हुआ नहीं। तो इसलिए वो मुझे 25 साल की उम्र में ही ये समझ में आया था। मतलब मुकुंद जी का जो क्वेश्चन है उसको 5 साल पहले जो मैंने भक्ति संगीत का पहले रचना जो समर्थवाणी एका जनार्दनी मेरे एल्बम आए, वो उसके पहले 5 साल पहले ये शुरू हुआ था कि मेरे मन में कि अभी लोग मुझे अपना अगर ब्रांडिंग बनाना है, संजीव अभ्यंकर को लोगों को अलग दिखना अगर है कि संजीव अभ्यंकर मतलब क्या, तो मुझे अपने लिए रचनाएं बनानी पड़ेगी, मुझे खुद बनानी पड़ेगी, मेरा कॉन्सर्ट रिकॉर्डर मुझे बनाना पड़ेगा। मैं गुरुजी का गाते रहूंगा तो लोग उसमें गुरुजी को ही ढूंढते रहेंगे, वो कभी मुझे नहीं ढूंढेंगे। बराबर है, सही बात। तो मेरी पहली रचना मेरी उम्र के 25 साल में बनाई, व्हेन आई वाज 25। तो वो जो था वो कि गुरुजी के हंसध्वनि की सब रिप्लेसमेंट बनी। वो गाते थे राम सुमेर राम सुमेर और पवन पुत हनुमान, तो मैंने उसको उसमें रोमांटिक बंदी बनाई। मैं पिहरा तुम बिन कछु ना भाई साजा। ये मेरी पहली बंदिश। फिर मैंने सोचा कि वो जो अल्लाह जाने को फेमस मियां की तोड़ी का अल्लाह जग में हसन हुसैन ये गाते। तो मैंने कहा नहीं मैं अलग बनाऊंगा, तो मैंने वो मियां की तोड़ी के ख्याल जो है उसका भाव लेके माने राम राम कैसे बिता दिन रतिया माने राम, ये 1997 में बनी। अच्छा। तो एक वो जो उनका फेमस है मेरो अल्लाह मेहरबान बहरम, तो मुझे वो एकदम गुरुजी के ब्रांडेड था। मेरो अल्लाह मेहरबान मतलब पंडित जैसा, तो मैंने वो नहीं गाया, कभी नहीं गाया मैं। तो मैंने उसको एक रिप्लेसमेंट बंदिश बनाई। गावा मदनी सा ने गावा मरे रे गावा मदनी सा हर 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 शिव शंकर नीलकंठ गंगाधर आए शरण तिहारे हर ध्यान सो विशाल बैठे हो मृगन छाए माथे चंद्र बिराजे सो 95 से मैंने ठान लिया कि मैं गुरुजी की कोई भी पॉपुलर रचना इसमें डिफरेंस है, उनसे सीखा हुआ कुछ भी नहीं गाऊंगा। नहीं, एक स्टैम्प गाना तो उनका ही था ना, एक्सप्रेशन आपका अलग था। एब्सोल्युटली। लेकिन क्या होता है ना कि आप उस घर में रहते ना, जब तक आप पिताजी के घर में रहते ना तो लोग आपको अलग से देखते ही नहीं।
आपको दूसरा घर ही बनाना पड़ता है। तो मैंने क्या अप्रोच रखा कि मैंने पिताजी से जो मिला हुआ घर है उसको तो मैं रखूंगा ही रखूंगा, लेकिन मैं उसमें नहीं रहूंगा, मैं अपने घर में रहूंगा। तो उसके लिए मैंने मतलब एक प्रण जैसा लिया। बहुत मुश्किल प्रण था वो, क्योंकि लोग नॉस्टैल्जिया में इतना नॉस्टैल्जिया लोग इमीडिएट एक्सेप्ट कर लेते ना। वो पॉपुलैरिटी का बहुत आसान तरीका होता है। पॉपुलैरिटी का बहुत आसान तरीका है कि नॉस्टैल्जिया को गाओ। तो मैंने और लोगों को जो मालूम है वही आप गाते रहो और रिझाते रहो। ये मुझे मालूम है, ये बहुत अच्छा है। अरे ये एकदम डिट्टो गा रहे हैं, कॉपी टू कॉपी हो रहा है, बहुत अच्छा है संजय जी, बहुत अच्छा है, ऐसा होता है। लेकिन एक बात पूछनी थी आपसे, वो ये है कि सभी जो दिग्गज कलाकार हैं, भीमसेन जी यही कहते आए हैं, किशोरी जी कहती आई है, जैसा जी यही कहते आए हैं कि स्वर तो बहुत सारे लोगों के गले में हो जाता है, अच्छा स्वर भी होता है, लेकिन स्वर में सिद्धि प्राप्त करने के लिए और कुछ करना पड़ता है। सभी लोगों के गले में स्वर में सिद्धि नहीं होती। बिल्कुल। तो वो स्वर सिद्धि ये क्या आकाश से तो टपकती नहीं, वो तो आपको कुछ कष्ट करके, कष्ट उठाने से वो मिल सकती है, या कुछ उसमें दैवी अंश है? दोनों है। मतलब मैं कहता हूँ कि सिर्फ मेहनत करने से फल नहीं मिलता है, गुणी इंसान में मेहनत करने से फल मिलता है, सही दिशा में मेहनत करने से फल मिलता है। गाड़ी में बहुत पेट्रोल लेके आप दिल्ली की तरफ जा रहे हो और आपको जाना है बेंगलोर, तो रास्ता ही गलत हो गया, तो आपकी गाड़ी में कितनी भी ताकत होगी तो गलत जगह पहुंचेगा। सो आपका जो क्वेश्चन है कि गले में सिद्धि आने के लिए पूर्व संचित चाहिए और इस जन्म का सही दिशा में किया हुआ कर्म चाहिए। मतलब मैं मेरा आत्म संतुष्टि का गाना गाऊंगा, उसमें मुझे दिव्यत्व ही चाहिए और मैं ऐसी ही कला बेचूंगा जो मुझे जिस तरह से बनानी है। मैं सामने वाले को जो बिका जा रहा है वो नहीं बेचूंगा। मतलब मैं हर वक्त मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि दो तरह के पेंटिंग हो सकती है कि आप मुझे 10,000 रुपए दीजिए और मैं आपको जैसा चाहिए वैसे एक पेंटिंग बनाऊंगा, और मेरे मन में आया हुआ एक पेंटिंग मैंने बनाया है, उसको आप भले 5,000 रुपए में लीजिए, लेकिन पेंटिंग तो मैं वही बनाऊंगा जो मेरा मन बोलता है। तो कला की साधना करते वक्त मैंने खुद और जिन्होंने भी ऐसी साधना की कि मैं तो अपने आत्मसंतुष्टि का गाना गाऊंगा। अपनी अपनी आत्मसंतुष्टि अलग अलग हो सकती है हर एक का अप्रोच। इसलिए अध्यात्म में बोलते हैं ना कि अलग अलग तरह से लोग उस सिद्धि को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। कोई एक पैर पे खड़ा हो सकता है, कोई हिमालय में जाएगा, कोई बोलता है कि लोगों में रह के भी मतलब जिसको कहते हैं कि लिप्तता में अलिप्तता। लिप्तता में अलिप्तता बहुत मुश्किल मार्ग होता है। वैसे स्टेज पे बैठो लेकिन आत्मिक गाना गाओ, ये बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी बात होती है। लेकिन वो जो कर सकता है कि जो स्टेज पे बैठ के लेकिन आत्मिक गाना गाने की कोशिश करता है, खुद के मन को रिझाने की कोशिश करता है, वो ही उसके गाने में सिद्धि आने का चांस है। सही। तो मेरे विचार में, और मेरे गुरुजी हर वक्त बोलते थे कि जिसको भगवान ने आवाज की देन दी है वो मेहनत नहीं करता। तो बोलते कि संजीव इज एन एक्सेप्शन, जिसको भगवान ने आवाज की देन दी लेकिन वो मेहनत करता है। तो वही चीज साधना में भी होती है। आपका जो आंसर है कि जिसमें वो ताकत नेचुरल पूर्व संचित से आई हुई है, वो इस जन्म में उसी अप्रोच से उस कला को अगर कला की साधना उसी अप्रोच से करेगा कि इसका जो नाम आएगा, इससे जो पैसा आएगा वो मेरा बाय प्रोडक्ट होगा। वो मुझे चाहिए लेकिन वो बाय प्रोडक्ट की तरह से चाहिए। उसको कृष्ण ने एक लाइन में कहा है ना, कर्म पे आपका अधिकार है, उसके फल पे आपका अधिकार नहीं है। तो अगर कोई कलाकार साधना ऐसे करता है, वो ध्यान में रख के कि मेरा कर्म क्या है कि मेरे आत्मा को जो सुख देता है वैसा मैं गाऊंगा, और उसका जो भी फल आएगा वो मैं ले लूंगा। बराबर। उसका फल अगर मर्सिडीज बेंज आती है तो मैं वो ले लूंगा, उसका फल अगर होंडा सिटी आती है तो मैं वो ले लूंगा, लेकिन मुझे करना तो वही है। सही। तभी जाके गाने में सिद्धि आ सकती है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आपने बहुत सारी बंदिशें भी की है। संगीत में दो तरह के लोग होते हैं, गायक होते हैं। एक गायक होते हैं जो पुरानी बरसों से चली आई बंदिशें बार बार गाते आते हैं। दूसरे होते हैं, उनको बोलते हैं नायक, जो नायक
संगीत में अपनी खुद की कुछ कंट्रीब्यूशन रखते हैं, खुद का कुछ अलग सा एक रंग मिलाते हैं, नई बंदिशें रचाते हैं। वही राग कुछ अलग तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए तो वो गाना और अलग सा होता है। जो आपने तो आप नायक भी हैं और गायक भी हैं। नहीं, थोड़ा सा थैंक्स फॉर योर कॉम्प्लीमेंट्स, लेकिन मैं उसको सिंपल वर्ड्स में एक्सप्रेस करूंगा कि एकदम दो साइड में नहीं जाऊंगा। मतलब मैं खुद को कोई बहुत बड़ा वाद्यकार वगैरह नहीं मानता हूँ, लेकिन मेरी बंदिश बनाने के पीछे क्लियर धारणा थी। उसके दो एकदम छोटे से एग्जांपल क्विकली दूंगा मैं कि कितनी सारी बहुत बार एक होता है कि आपको कोई भी अच्छी सी संगति मिल जाती है महफिल में गाते गाते और लगता है कि बाप रे ये जो संगीति कितनी अच्छी है, अलग है, उसको मैं क्यों ना एक ब्रैकेट में डाल दूं, उसको हम कहते हैं कि बंदिश। हाँ, जैसे होता है कि आपके पास अमीरी कितनी भी होगी तो भी आप ऑर्नामेंट लेते हैं तो वो अमीरी कैप्चर हो जाती है कि ये जो हीरा है वो इतने लाख का है। बोले फिर अदर बैंक बैलेंस कितना भी होगा वो किसको समझ में आएगा। जब आप हीरा लेते हैं और अंगूठी बनाते हैं तो बोलते कि ये देखो ये अंगूठी है और एक ये अंगूठी। सो ऐसे जो पहले मैंने मारू भी आप सुनाया उस वो बंदिश का मजा मुकुंद जी तो ये समझेंगे बिल्कुल। मारू बिहाग में मगरे सा ग म प और कोमल मध्यम कैसे आता है, शुद्ध मध्यम पनी सा म, उसके बाद फिर मगरे सा, मतलब वो तीव्र मध्यम लेने का और दोनों मध्यम लेने का एकदम एक टिपिकल तरीका। तो मैं सोच रहा था कि अंतरे से मुझे नीचे आना है तो पनी सा म सागा मगरे सा, ये हर वक्त करने की क्या जरूरत है, ये तो प्रेडिक्टेबल होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं शुद्ध मध्यम से ही नीचे आऊं, ऊपर जाऊं ही नहीं तीव्र मध्यम को। तो मैंने एक बार गाते गाते एकदम से आलाप में पनी सा मतलब टेक्निकली परफेक्ट, लेकिन वो तरीका नहीं जो एकदम प्रेडिक्टेबल है। पनी सा खत्म, ये फ्रेज खत्म। तो बंदिश में बांध गया दादुर चकोर पपिहा, ये तीव्र मध्यम और ये हो गया, बांध दिया मैंने उसको। मगने बन के तो मतलब ये बैंक बैलेंस को ऑर्नामेंट्स में कन्वर्ट करने जैसा भी है। एक बागेश्वरी की बहुत खूबसूरत रचना 2 मिनट में सुना था, वो माँ ने इतना अच्छा एक्लेम दिया उसको, मैं बताता हूँ। वो बहुत बीमार थी, वो शी वाज अबाउट वो नहीं रहने वाली, उसको एनर्जी भी नहीं थी और इच्छा नहीं थी नया कुछ सुनने की। तो मैंने कहा माँ ये सुनना, ये बागेश्वरी की बंदिश में जिस तरह से पंचम मैंने रखा है। नहीं यार आई एम वेरी टायर्ड, मैंने कहा सुन तो लेना। तो नहीं, उसको मैंने क्या किया नहीं बताया था, मैंने उसको कहा सुनना ये बंदिश सुन। और उसमें मैंने गाते गाते बागेश्वरी में एक महफिल में गाते गाते बहुत बार एक तरीका क्या है, ऐसा पंचम यूज होता है। तो उस दिन क्या हो गया, मैं गाते गाते सारे सारे जानी 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 गम गम गरे सा, इस तरह से मिल लगा। मेरा हारमोनियम मिलियन भी एकदम उसने कहा क्या एकदम थियोरेटिकली परफेक्ट, क्योंकि वो शून्य से आता है। धनी सानी गम गम गरे सा। तो मैंने सोचा रहे इसको बंदिश में डालते हैं। मैं तो तोरे चरण लागे गोपाल, मैं तो तोरे चरण लागे गोपाल, जब लागे तब तो जैसे ये पंचम लगा ना, माँ ने वाह, शी वाज सो इल,
उसको एनर्जी देते हाथ ऊपर करने के लिए, एनर्जी आ गई। वाह। मैंने कहा माँ तुमको नहीं मालूम, तुमने मुझे वो दे दिया सर्टिफिकेट, बस हो गया। क्योंकि उसको नहीं मालूम था ये क्या मैं क्यों सुना रहा हूँ, माँ इसको सुनो बंदिश को सुनो। और आई वांटेड दैट एक्लेम कि जो वो पंचम आएगा तो आएगी। तो बंदिश मेरे करने के ये रीजन है कि जब जो भी मुझे मिलता है उसको मैं एक कोंदन जिसको कहते हो कि एक ऑर्नामेंट में डालूं। और दूसरा, हर एक आर्टिस्ट जैसे अपने गायकी के लिए भी जाना जाता है या माना जाता है, याद रखा जाता है, वैसे वो अपने कॉम्पोजिशंस के लिए भी याद रखा जाता है। सो पारंपरिक बंदिश है, अगर सब गाएंगे तो वो सिर्फ अपनी गायकी के लिए अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन मैं अपना खुद का रिपर्टोर अगर गाऊंगा तो वो रिपर्टोर मुझसे ही शुरू होगा। और इसकी नींव मेरे गुरुजी ने मुझको दिखाई थी। वो उनके गुरुजी जो थे पंडित मणिराम जी, वो काफी सारे पारंपरिक रचनाएं गाते थे। गुरुजी ने अपने ब्रांडिंग की, अपने स्टाइलाइजेशन की रचनाएं गाई, जो आज आप क्या कहते हैं कि पंडित जसराज जी की रचनाएं हैं, उनके शिष्य भी गाते। वैसे मेरी जो रचनाएं हो, मैं और मेरे शिष्य गाते और उनके शिष्य आगे जाके गाएंगे। तो ये भी रीजन था कि सबके जैसा वही कॉम्पोजिशन गाने में आपकी जो गायकी की अलग मुद्रा है वो भी दिखना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैंने एक बार मेरे गुरुजी को कहा कि गुरुजी अपने माता काली का और ये जो रचनाएं हैं अडाना वगैरह की, उसको इतने चरम पे पहुंचा है कि मैं उसमें से कुछ ढूंढने की कोशिश करूं तो मुझे कुछ तो जरूर मिलता है, लेकिन एंटायरली डिफरेंट पिक्चर नहीं मिल सकता, क्योंकि आपने उस पर सोच के गा के उसको एक कंप्लीशन देके रहे। माझे मायरा पंढरी क्या अलग गाएंगे, भीमसेन जी ने उसको कंप्लीशन देके रखे। लंगर का करिया जिन मारो और ये सब, मतलब आप वो स्ट्रक्चर के बाहर आप क्या कितना सोचेंगे, सोच सकते, लेकिन कितना 10% 15%। उनकी याद भी नहीं है ऐसा कौन गा सकता है लंगर का करिया, उनकी याद भी नहीं है ऐसा कौन गा सकता है कि माझे मायरा पंढरी। तो मैंने मेरे गुरुजी को भी एक बार कहा, बहुत लेट कहा, कि क्यों मैं नहीं वो गाता हूँ, ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहे। मैंने कहा गुरुजी आपका ये बड़प्पन है कि आपने उस रचनाओं को कंप्लीशन देते रहे। सो मैं उसमें क्यों उलझा रहा हूँ अभिमन्यु के जैसा, क्यों ना मैं अपना ही एक स्ट्रक्चर बनाऊं कि जिसको मैं ही कंप्लीशन दे दूं। और बाद में क्यों नहीं मेरे शागिर्द मेवाती घराने की रचना है, मतलब मेरे गुरुजी की रचना नहीं सिर्फ वो है, उसमें मैं क्यों नहीं ऐड करूं, और जिसमें मेरा ब्रांडिंग होगा, स्टैंप होगा, मेरी अलग सोच अगर मुझे कुछ मिली है तो उसमें उतरेगी। इसलिए मैंने काफी सारी रचनाएं नहीं बनाई, लेकिन हर एक चीज को जहां पे मुझे कुछ अलगाव मिला वो मैंने कैप्चर किया। और मतलब ये जस्ट फॉर द सेक ऑफ शोइंग ऑफ कुछ भी नहीं किया मैंने। जब मुझे कुछ मिला तो मैंने उसको अलग तरह से उस ऑर्नामेंट में डाला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं आपको फिर से आपके बचपन में ले जा रहा हूं। आपको तो मालूम ही है कि हम सब नूमवी के विद्यार्थी थे पहले, और यही एक धागा है जिससे हम बंधे हुए हैं। जी बिल्कुल। वो जो आपके स्कूल के दिन थे, तो स्कूल का आप में कैसा प्रभाव था, और मतलब वहां के संस्कार आपको कुछ याद होंगे, या तो कुछ खास ऐसी यादें होंगी जो बस स्कूल के लिए ही है, क्या हम उसे सुन सकते हैं? बिल्कुल, मेरी सभी जो स्कूल की यादें हैं वो म्यूजिक से जुड़ी हुई यादें। अच्छा। क्योंकि बचपन से मैं गाता था, तो स्कूल में भी जो प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, सभी टीचर्स वो मुझको प्यार से ही देखते थे, क्योंकि एक वो आर्टिस्ट होता है तो वो थोड़ा सा एक जिसको हम कहते हैं भाव खाता ही है। तो थोड़ा सा एक स्पेशल अटेंशन, थोड़ा सा प्यार दुलार उसको कहते हैं, थोड़ा सा उसको रूल्स में भी, रेगुलेशंस में भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन रहता ही है थोड़ा। हाँ, मतलब क्रिकेट की मैच होगी तो मैं छठे लेक्चर को प्रैक्टिस करके गाने की प्रैक्टिस की और घर चला गया, ऐसा होता था कभी कभी। टीचर बोलते हाँ ठीक है तुम सिंसियर हो जाओ, आज मैच देखो, कोई बात नहीं। सो गाना पूरा स्कूल में मैं जब गया तब से हर कोई 26 जनवरी का फंक्शन हो, 15 अगस्त का फंक्शन हो, स्कूल में कोई फंक्शन हो तो मैं गाता ही था। पसायदान गाता था, या तो शुरुआत में ओम नमो जी आद्या गाता था, या एंड में फिर आता विश्वात्मके गाता था, कभी कभी वंदे मातरम, संपूर्ण वंदे मातरम गाता था। तो गाना 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 स्कूल में एकदम था। सभी गैदरिंग्स में इम्पोर्टेंट
रोल रहता था मेरा। और लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट यादें, मतलब जब हमारे स्कूल में एक परमानेंट स्टेज बना, ये 19 वही अराउंड 81, 82, 83 के आसपास ही परमानेंट एक सीमेंट कंक्रीट का स्टेज बना, कि उसमें बाद में फंक्शन होने लगे। तो उसका उद्घाटन करने के लिए पंडित वसंतराव देशपांडे जी आए थे। क्या बात है। हाँ, और शुरुआत मेरे गाने से हुई उस फंक्शन की। अच्छा। तो वो रिबिन जब काटी उन्होंने, तो बोले एक्चुअली इस स्टेज का उद्घाटन संजीव के बहुत सुरीले गाने से हो गया है। लेकिन मैं फॉर्मेलिटी करने के लिए ये रिबिन काटता हूँ। ये एक इंसिडेंस बहुत मुझे याद है। और बाद में उन्होंने मुझे घर भी बुलाया, बहुत मुझे कुछ टिप्स दी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप दी कि कितना रियाज करते हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम कैसे रियाज करते हो। अच्छा। तो जो भी रियाज करोगे वो ध्यान से करो, सिर्फ कितने घंटे बैठते हो उससे कोई साध्य नहीं होगा। तो ये स्कूल का इंसिडेंट मुझे याद है। और एक सेंटेनरी हमारी जो मूवी की हुई, शतक महोत्सव हुआ, तो उसमें एन हिदायतुल्लाह, जब वो वाइस प्रेसिडेंट थे, एन हिदायतुल्लाह, और वाईवी चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस थे उस वक्त, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। वो वाइस प्रेसिडेंट साहब और चीफ जस्टिस साहब, ये सब लोग चीफ फंक्शन में थे। और मैंने रात केदार गाया था, तो उन्होंने बॉडीगार्ड भेज के मुझको बुलवाया था नीचे। उसका फोटो है मेरे पास, हम दिखाएंगे। अरे वाह, दिखाएंगे। तो वो उन्होंने बुलवाया कि मुझे आई वांट टू मीट दिस बॉय। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी। और फिर वाईवी चंद्रचूड़ साहब ने कहा कि आई वांट टू फोटोग्राफ विद दिस बॉय। तो वो पीछे आके फैमिली के साथ फोटो निकाले। बहुत खूब। संजय जी, अभी ये प्रोग्राम के अपने मुलाकात के आखिरी सवाल पे मैं आता हूँ कि अपना भारतीय संगीत बहुत बड़ी परंपरा है, बहुत प्राचीन काल से चलते आया है, और बरकरार रखने के लिए इसको क्या करना चाहिए और क्या करने की आवश्यकता है, ऐसा आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे स्तर पे इस पे काम होने की जरूरत है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये स्कूल में इंट्रोड्यूस हो। मतलब अभी कितना भी ये स्कूल में बच्चों के कान में आएगा ना, उसके लिए स्पीक में के एक अलग तरीके से काम कर रही थी बहुत साल से, 25 साल से, सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक अमंग्स यूथ। लेकिन वो आर्टिस्ट लोगों को ले जाके स्कूल में गाना सुनवाते थे। लेकिन स्कूल में अगर म्यूजिक सब्जेक्ट है ना, आई थिंक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में उन्होंने जो लिखा है शायद कि म्यूजिक सब्जेक्ट कंपलसरी रखने वाले हैं। तो भारतीय संगीत अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस किया, भले उसके मार्क्स वो मार्कशीट में नहीं आए, लेकिन ये कान में अगर आएगा ना बच्चों के उस उम्र से, तो उनमें रुचि बढ़ेगी। सो इसका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि लोगों को, ये कम लोगों को पसंद है ऐसा नहीं है, ज्यादा लोगों को ये पसंद नहीं है ऐसा नहीं, लोगों को मालूम ही नहीं है ये क्या है। तो मालूम ही नहीं है क्योंकि वो एक्सपोजर नहीं, घर में एक्सपोजर नहीं है, तो एक्सपोजर नहीं, कान में आया ही नहीं, कभी कान में आता ही नहीं। जो लोगों को, बच्चों को सुनाई देता है वो उनको मालूम होता है। तो मालूम होने के लिए स्कूल में सब्जेक्ट नंबर 1 रिक्वायरमेंट, स्कूल में भारतीय संगीत ये सब्जेक्ट हो, इंट्रोड्यूस किया जाए, उसको भले मार्क्स पकड़े नहीं। दूसरी चीज ऐसे है कि हम हमारी तरफ से तो उसको पास करने का काम करते ही है, तो सीखने वाले बहुत है हमारे देश में, लेकिन जितनी बड़ी हमारी लोक संख्या है उसके तुलना में बहुत कम है। तो जिनमें रुचि है वो तो उसको एकदम जी जान से चाहते हैं, वो करते हैं। वो मैंने जैसे पहले कहा कि साधना करते हैं, वो इसका बाय प्रोडक्ट देखते नहीं, उनको यही करना है, उनको इसमें ही मजा आता है। तो ऐसे बहुत बच्चे हैं कि जो सोचते कि नहीं इस पे जो होगा हम करेंगे। तो एक भी बात लोगों ने बच्चों ने सोचनी चाहिए कि सबने इसके ऊपर उपजीविका करने की जरूरत नहीं है। जब पेरेंट्स बच्चों को सिखाने के लिए भेजते हैं, तो बैडमिंटन खेलने के लिए भेजते हैं, क्रिकेट खेलने के लिए भेजते हैं, हर कोई सचिन तेंदुलकर बनने के लिए नहीं भेजते। सही, सेहत के लिए भेजते हैं, अच्छा इट्स गुड फॉर योर बॉडी एंड खेलना। वैसे संगीत, भारतीय संगीत इज गुड फॉर योर सोल। करेक्ट, वेरी गुड। तो सब सीखने वालों ने ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम इसको ब्रेड विनिंग एक्टिविटी बनाएंगे, ये नहीं।
ब्रेड बिल्डिंग एक्टिविटी उसी ने बनाना चाहिए कि जिसमें इसकी प्रतिभा है, नेचुरल गुण है, सिर्फ आवाज अच्छी नहीं है, मेरिट है, प्रतिभा है, और घर से थोड़ा सा सपोर्ट है कि क्योंकि ये विद्या बहुत समय लेती है। सही। तो वो एक ठहराव हो जिंदगी में होने के लिए घर से सपोर्ट जिनको है उन्हीं को इसको फुल टाइम करना चाहिए, या तो जिनको मेरिट है, रियल मेरिट। बाकी सब लोगों ने इसको एक पैरेलल, जैसे हम बच्चों को बैडमिंटन सिखाते हैं, क्रिकेट सिखाते हैं, वैसा करना चाहिए। और प्रचार के लिए मुझे एक ही माध्यम दिखता है कि ये तो मीडिया में तो ये बज नहीं सकता, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया कमर्शियल हो गई है। बराबर है। तो वो बात करने में भी कोई फायदा नहीं है कि वो अलग अलग लोगों ने उसको प्राइम टाइम पे दिखाना चाहिए, वो तो संभव नहीं। तो गवर्नमेंट एक ही कर सकती है कि म्यूजिक सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करे, भारतीय संगीत, बहुत अच्छा फैलाव हो जाएगा इसका। बहुत रिसेंटली हमने कुछ मुलाकात ली, डॉक्टर भूषण पटवर्धन एंड सम अदर पीपल, अपने ही एनएमवी के ही स्टूडेंट्स है, तो उन्होंने काफी कुछ बताया कि जो न्यू एजुकेशनल पॉलिसी है उसमें काफी कुछ चेंजेस किए हैं, और ऐसे सभी क्षेत्र को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। तो उम्मीद है, तो सच, हाँ, वो ग्राउंड रियलिटी में अगर आ गया ना तो हमारा संगीत कान में पड़ेगा, कान में पड़ेगा तो फिर ज्यादा लोगों को ज्यादा। अरे इंडिया 130 करोड़ में 5% लोगों को भी रुचि आ गई, 1% को भी रुचि आ गई तो बहुत हो गया, बहुत 1 करोड़ 30 लाख हो जाते। बराबर है, सही बात है। संजू जी, आज आपने आपके बिजी शेड्यूल में से इतना कीमती वक्त हमें दे दिया, आपके परिवार के साथ भी मुलाकात हो गई, तो इसके लिए और भी ज्यादा अच्छा लगा, और भी हमको ज्यादा आनंद और मजा आ गया। तो मैं, अतुल और मुकुंद, हम तीनों भी और पूरे नुमोविया दोस्तों की तरफ से आपके शुक्रगुजार हैं, और आपको इसी कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। नमस्कार। धन्यवाद संजू जी। मुझे भी बहुत खुशी हुई। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।